हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भक्तिकाल में निर्गुण धारा के अंतर्गत हम लोग संत काव्य धारा पढ़ लिए थे और सूफी काव्य धारा का सामान्य परिचय जान लिए थे कि सूफी काव्य धारा की व्युत्पत्ति कैसे हुई और फिर सूफी काव्य धारा में जो बेसरा संप्रदाय था वो कितने भागों में विभक्त हुआ और सूफी शब्द के मतलब क्या हैं। ठीक, तो आइए आज हम लोग देखते हैं सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि कौन से है और रचना। तो इस संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। तो देखते हैं कि पहले किस विद्वान ने किस रचना को पहली रचना माना। तो देखते हैं सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इन्होंने कौन सी रचना माना? इन्होंने सत्यवती कथा को माना। इसकी रचना किसने की थी? ईश्वर दास ने। कब की थी? 1501 में। फिर इसके बाद अगले कवि रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना? इन्होंने माना मृगावती को। मृगावती इसकी रचना किसने की थी? कुतुबन ने। कब की थी? इसकी भी 1501 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। गणपति चंद्र गुप्त जी इन्होंने किसकी रचना को माना? इन्होंने असायत की रचना है हंसावली को माना। इसकी किस सन में हुई थी इसकी रचना? 1370 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं रामकुमार वर्मा जी। इन्होंने कौन सी रचना को माना? इन्होंने चंदायन को माना। चंदायन को। इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद जी हैं। दाऊद। कब हुई थी इसकी रचना? 1379 में। तो आइए अब आगे देखते हैं कुछ प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं हंसावली। अभी हमने देखा हंसावली की रचना किसने की थी? हंसावली की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी असायत ने। कब की थी? 1370 में। तो इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी राजस्थानी। और इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया था? चौपाई और दोहे का प्रयोग हुआ था। और ये रचना किस पर आधारित है? ये रचना विक्रम बैताल की कथा पर आधारित। किसकी? विक्रम बैताल। और इसमें किसकी कहानी है? इसमें पाटण की राजकुमारी हंसावली की कहानी। किसकी? पाटण की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। अब देखते हैं अगले रचनाकार कौन है। अगले रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद जी। मुल्ला दाऊद। इनकी कौन सी रचना है? चंदायन। ये मुल्ला दाऊद जी कहाँ के थे? ये डलमऊ के रहने वाले थे। डलमऊ कहाँ, किस राज्य में पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379 में। और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी अवधी। इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया था? इसमें चौपाई और दोहा का। जो हंसावली में प्रयोग किया गया था वही इसमें भी। और इस ग्रंथ को माता प्रसाद गुप्त ने क्या कहा? माता प्रसाद गुप्त जी ने इस ग्रंथ को लोर कहा या लोर कथा कहा। और इसकी भाषा तो अवधी थी
और इसके नायक और नायिका कौन थे? नायक और नायिका। नायिका थी चंदा। कौन थी? चंदा। और नायक कौन था? नायक था लोर। लोर या लोरिक, ये इसका नायक था। फिर अब अगले कवि को देखते हैं जो कि हैं दामोदर कवि। कौन से कवि हैं? दामोदर कवि। इनकी कौन सी रचना थी? इनकी रचना थी लखम सेन पद्मावती। लखम सेन पद्मावती। और ये किस सन में लिखे थे? 1459 में। इसकी भाषा क्या थी? राजस्थानी थी। और इसमें छंद क्या प्रयोग किया गया था? चौपाई प्लस दोहा प्लस सोरठा। फिर और रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या कहा है? लखम सेन पद्मावती को रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य कहा है। और फिर इसके बाद देखते हैं कौन से कवि आते हैं। इसके बाद आते हैं ईश्वर दास। ईश्वर दास, इनकी कौन सी रचना थी? सत्यवती कथा। इसको पहली रचना किसने माना है? इसको पहली रचना माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। हम लोग अभी पीछे पढ़े हुए हैं। और इसकी भाषा क्या थी? अवधी। और किस छंद में लिखा गया था? दोहा चौपाई शैली में। दोहा और चौपाई शैली में। और देखते हैं इसके नायक कौन हैं। इसके नायक हैं राजकुमार ऋतुपर्ण और नायिका कौन है? सत्यवती। नायिका है सत्यवती और नायक कौन है? राजकुमार ऋतुपर्ण। और रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में, इस सत्यवती कथा के संबंध में कहा है, इसको किसी भी भक्ति की धारा में स्वीकार नहीं किया है। फिर इसके बाद आते हैं अन्य कवि। वो कौन से हैं? कुतुबन। कौन है? कुतुबन। इनकी रचना कौन सी है? मृगावती। मृगावती ये कब लिखी गई? ये भी 1501 में लिखी गई। इसके रचनाकार कौन है? इसमें ये किस भाषा में लिखी गई है? ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है। और छंद इसमें क्या प्रयोग हुआ है? दोहा और चौपाई। और इसको पहली रचना किसने माना है? इसको पहली रचना माना है शुक्ल जी ने, है ना। हम लोग अभी पीछे पढ़े हुए हैं। तो इसके नायक कौन है? इसके नायक हैं राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। कौन है? राजकुमार कौन है? चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार। और राजकुमारी कहाँ की है? कंचनपुर की राजकुमारी कौन है? राजकुमारी है मृगावती। इनकी प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। तो और अब देखते हैं अगले कवि कौन है। अगले कवि हैं गणपति जी हैं। गणपति जी, ये गणपति चंद्र गुप्त से भिन्न है, ये दूसरे कवि हैं। इनकी रचना का क्या नाम है? माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला। ये कब लिखी गई? 1527 ईस्वी में।
इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। और इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और माधवानल काम कंदला के नाम से और दो कवि हैं जिन्होंने इसी नाम से रचना की है। वो कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। कुशल लाभ जी, कुशल लाभ, इनकी रचना का भी क्या नाम है? माधवानल काम कंदला। इसका रचना काल क्या है? इसका है 1556। और भाषा भी इसकी भी भाषा क्या है? राजस्थानी। लेकिन इसमें छंद कौन कौन सा प्रयोग किया गया है? छंद इसमें प्रयोग किया गया है चौपाई, दोहा और सोरठा। चौपाई, दोहा और सोरठा। इसके बाद और कौन कौन कवि हैं? इसके बाद हैं आलम कवि। आलम जिन्होंने माधवानल काम कंदला के नाम से लिखा। माधवानल काम कंदला। इनकी ये कब लिखे थे? ये लिखे थे 1584 ईस्वी में। और इसकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी अवधी। और इसमें भी चौपाई, दोहा, सोरठा का प्रयोग किया गया था। तो आइए अब देखते हैं अगले कवि कौन से हैं। अगले कवि हैं हमारे जायसी जी। जायसी जी, इनकी रचना क्या नाम है? पद्मावत। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1540 में लिखी गई। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। और छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? छंद इसमें प्रयोग किया गया है चौपाई और दोहा। चौपाई और दोहा। और इसके नायक और नायिका कौन है? इसमें नायक है रत्नसेन और नायिका कौन है? पद्मावती। तो पद्मावत के पात्र इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं कौन कौन से पात्र हैं इसमें। इसमें पात्र हैं रत्नसेन है, नागमती है। नागमती कौन है? नागमती रत्नसेन की पहली पत्नी थी। और फिर कौन है? तोता हो गया। तोता क्या नाम था? हीरामन तोता। और राघव चेतन और अलाउद्दीन कौन? रत्नसेन, नागमती, हीरामन तोता, राघव चेतन और कौन हो गए? पद्मावती हो गई। पद्मावती। तो इनके ये भी पूछे जाते हैं कि ये किस चीज़ के प्रतीक हैं। तो रत्नसेन किस चीज़ के प्रतीक हैं? रत्नसेन जो है ये मन के प्रतीक हैं। और नागमती ये सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है। सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा की। और जो हीरामन तोता है ये गुरु का प्रतीक है। और राघव चेतन किसका प्रतीक है? ये शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन ये माया का प्रतीक है। किसका? माया का। और पद्मावती किसकी प्रतीक है? पद्मावती प्रतीक है हृदय की। और इसके अलावा जायसी जी के और ग्रंथ हैं, उनको भी देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? अखरावट में क्या है? किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी
तत्वों से भरी चौपाई है। और फिर इसके बाद आता है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया गया है? कयामत का। कयामत का और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। कयामत और बाबर की प्रशंसा की गई है। फिर इसके बाद अगला ग्रंथ आता है इनका चित्ररेखा। चित्ररेखा ये इनका प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रेमाख्यानक काव्य है। फिर इसके बाद अगला ग्रंथ आता है इनका कहरनामा। कहरनामा इसमें किस चीज़ का? इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। किसका? आध्यात्मिक विवाह का। फिर इसके बाद आता है मसलानामा। मसलानामा इसमें ईश्वर के भक्ति, प्रेम व निवेदन। ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और रामचंद्र शुक्ल ने लेकिन इनके 3 ग्रंथों को स्वीकार किया। वो कौन कौन से हैं? वो हैं अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, और कौन? एक पद्मावत को। ठीक, तो अब देखते हैं इनके संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इनके संबंध में कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। क्या कहा था? कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, जिसे जायसी ने पूरी की। किसे? यह जायसी द्वारा पूरी हुई। क्या कहा था? कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी और यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो आइए देखते हैं अब अगले कवि कौन से हैं। अब अगले कवि हैं मंझन जी। मंझन, इनकी रचना क्या नाम है? मधुमालती। क्या नाम है? मधुमालती। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में। इसकी भाषा क्या है? अवधी। ये किस छंद में लिखी गई थी? छंद इसमें चौपाई और दोहा था। क्या था? छंद इसमें दोहा और चौपाई। और अब देखते हैं कि इसमें इसके बाद आते हैं अगले कवि। अगले कवि कौन से हैं? अगले कवि हैं नंददास जी। नंददास जी, इनकी रचना क्या है? रूप मंजरी।
इसकी भाषा क्या है? ब्रज। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1568 ईस्वी में। इसमें छंद कौन सा है? छंद इसमें दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। तो अब अगले कवि कौन से हैं? अगले कवि हैं नारायण दास जी। नारायण दास, इनकी रचना का क्या नाम है? छिताई वार्ता। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1590 में। और इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी ब्रज भाषा है, राजस्थानी ब्रज भाषा। और इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया? दोहा और चौपाई। और फिर इसके बाद आते हैं उस्मान जी। इनकी रचना का क्या नाम है? उस्मान। इनकी रचना का नाम है चित्रावली। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में। इसमें किसकी कथा का वर्णन किया गया है? नेपाल के राजा राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कहानी है। कहाँ के राजा हैं? नेपाल के राजकुमार सुजान हैं। और राजकुमारी कहाँ की है? राजकुमारी कौन सी है? राजकुमारी चित्रावली। चित्रावली की प्रेम कहानी है। फिर ये जो उस्मान थे, ये चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। और किसके समकालीन थे? किसके शिष्य थे? हाजी बाबा के शिष्य थे। कौन? उस्मान जी। और किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। और फिर इसके बाद आते हैं रस। इसके बाद आते हैं कौन से कवि? फुहकर। फुहकर, इनकी रचना क्या नाम है? रस रतन। रस रतन। ये कब लिखी गई? 1618 ईस्वी में। और इसकी भाषा क्या है? अवधी। और इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया? दोहा और चौपाई। और फिर अगले कवि हैं शेख नबी। शेख नबी, इनकी रचना का क्या नाम है? ज्ञानदीप। ज्ञानदीप। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1619 में। और इसकी भाषा, इसकी भी अवधी है, अवधी है। ये भी दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। इसके बाद आते हैं कासिम शाह जी। कासिम शाह, इनकी रचना का क्या नाम है? हंस जवाहिर। हंस जवाहिर। और ये किस भाषा में है? ये अवधी भाषा में। छंद क्या है? इसमें भी दोहा और चौपाई है। और कब लिखी गई थी ये हंस जवाहिर? ये 1731 में। आप लोग ये सन याद करते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्रम लगाने में ज़रूर पूछते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह, इनकी रचना का क्या नाम है? नल चरित्र। ये कब लिखी गई थी? ये 1641 ईस्वी में। इसकी भी भाषा क्या है? अवधी है। ये भी दोहा और चौपाई में लिखी गई है। और फिर इसके बाद आते हैं नूर मोहम्मद जी। कौन आते हैं? नूर मोहम्मद जी। इनकी रचना का क्या नाम है? इंद्रावती। इंद्रावती। ये कब लिखी गई? 1744 ईस्वी में। और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भी भाषा अवधी थी। क्या थी?
अवधि। छंद इसमें दोहा और चौपाई का ही प्रयोग हुआ था। तो इसके नायक कौन है? राजकुंवर और इंद्रावती। कौन है इसके नायक? राजकुंवर और नायिका कौन है? इंद्रावती। इन्हीं की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। इन्हीं की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। फिर इसके बाद इन्हीं की एक रचना और है, वो कौन सी है? वो है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी कब लिखी गई? 1764 ईस्वी में। और इसकी भाषा क्या है? इसकी विभाषा अवधी है। लेकिन इसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? इसमें बरवय और चौपाई। और इसके संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। किसकी? अनुराग बांसुरी की। क्या कहा शुक्ल जी ने? भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। और इन्होंने इनके संबंध में कहा है कि शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक यानी एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। और इस कहा है कि इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहा ना लिखकर क्या लिखा इन्होंने? बरवय। चौपाइयों के बीच में दोहा ना लिखकर किसका प्रयोग किया? बरवय का। और जो इनकी एक रचना है क्या है? इंद्रावती। इसके संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि ये सूफी आख्यान परंपरा से इसी रचना से समाप्ति माना है। और ये जो कवि थे कौन? इसके कवि कौन है? नूर मोहम्मद जी किसके? मोहम्मद शाह के समकालीन थे। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। और इनकी एक रचना और कौन सी है? इनकी एक रचना का नाम है रौज़तुल हकायक। तो हम लोगों ने देखा कि प्रथम रचना कौन सी है और किस विद्वान ने किस रचना को प्रथम माना, और कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाएं देखी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।